प्रिय भावी प्रशासकों और मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा IAS पर। हाजिर हूँ मैं आज एक समसामयिक और अत्यंत गंभीर टॉपिक है, और वो है मणिपुर में हिंसा को लेकर के। 2 महीने से अधिक समय से मणिपुर जल रहा है और एक बहुत ही बीभत्स घटना वहाँ घटित हुई है। आप सब लोगों ने उस वीडियो को देखा है कि एक अनियंत्रित भीड़ पुलिस से 3 महिलाओं और उनके भाई और उनके पति के साथ पुलिस से छीन लेती है और उनके साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव करती है कि रूह कांप जाती है। इस तरह की घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। विरोध हो सकता है, हितों का टकराव होता है, लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और डेमोक्रेटिक स्टेट में अपनी बात रखने का एक डेमोक्रेटिक तरीका है। उस तरीके का उपयोग करके आप अपने हितों की पूर्ति कर सकते हैं, इस तरह हिंसा के माध्यम से नहीं। लोकतंत्र एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, लेकिन भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में समय समय पर इस तरह की घटनाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं, और विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट में तो ये समस्या गंभीर बनी हुई है। और इन समस्याओं के गंभीर होने की कोई एक वजह नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं। उन्हीं पर हम लोग आज सिलसिलेवार विचार करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसको एक व्यापकता में समझने की आवश्यकता है हमें। अभी हाल ही में जो हिंसा हुई है उसका तात्कालिक कारण तो ये है कि आपके मणिपुर हाईकोर्ट ने 3 मई को मैती समुदाय के एक याचिका दायर की हुई थी। उन्होंने उस पर अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया, निर्णय नहीं था, वो ऑब्जर्वेशन था कि भाई जो मैती समुदाय ने ये कहा था अपनी याचिका में कि जब भारत में हमारा विलय हुआ था उससे पहले हमें ST का दर्जा प्राप्त था, लेकिन स्वतंत्र भारत में हमें ST का दर्जा प्राप्त नहीं है। हम तो मूलतः ST थे, तो हमारे उस दर्जे को बहाल किया जाए। मणिपुर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश किया 3 मई 2023 को कि 4 सप्ताह के अंदर, कितने 4 सप्ताह के अंदर मैती समुदाय को ST का दर्जा देने पर विचार किया जाए। बस इस ऑब्जर्वेशन को क्या समझ लिया गया, इसको निर्णय समझ लिया गया। ये निर्णय नहीं था, ये ऑब्जर्वेशन था, राइट। और नागा और कुकी समुदाय जिन्हें कि ST का दर्जा प्राप्त है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं वहां, वो शुरू से ही मैती समुदाय के ST दर्जा प्राप्त करने के संघर्ष के प्रतिकूल हैं और वो उसका विरोध कर रहे हैं कि भाई इनका संसाधनों पर कब्जा हो जाएगा। और परिणाम ये हुआ कि उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए और मणिपुर के 10 जिलों में ये प्रदर्शन शुरू हुए। सरकार ने मजबूरी में शूट एंड साइट के ऑर्डर दिए, यानी देखते ही गोली मार देने के आदेश दिए ताकि उसको नियंत्रित किया जा सके। इसी बीच वो वीडियो जो आप सबने देखा है, काफ़ी लंबे समय के बाद वायरल हुआ, जो उन कुकी महिलाओं के साथ किया गया, ज़रा उसी पर हम लोग बात करेंगे आज कि आखिर ये वजह क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, ज़रा इसको विस्तार से जानते हैं। यानी कि मणिपुर हिंसाग्रस्त है। जैसे ये हिंसा की शुरुआत कब हुई, क्यों शुरू हुई, वर्तमान स्थिति क्या है और इसके समाधान क्या हो सकते हैं, आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, कोई भी घटना घटित होती है उसकी वजह ऐसा नहीं है कि तत्काल घटित हो गई, उसके कारण बहुत पहले से आना शुरू हो जाते हैं, और यही आपके मणिपुर के मामले में भी देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले तो ऐतिहासिक वजह को समझिए कि वो ऐतिहासिक कारण क्या है, और इसमें भारत सरकार की जो लापरवाही कहिए या गलती कहिए
या कोई भी नाम दीजिए, लेकिन कहीं न कहीं भारत सरकार जिम्मेदार है, और वो है आपका ऐतिहासिक कारक। अब जरा ऐतिहासिक कारक में आइए, क्या है कि आप देखेंगे कि मणिपुर बहुत ही खूबसूरत राज्य है, सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है ये, और इसकी प्राकृतिक संसाधन समृद्ध है। और नॉर्थ ईस्ट को अंग्रेजों ने इसीलिए विजिट किया था, और यहाँ पर 1870 के दशक में वो एक कानून लेकर के आया था कि भाई इस एरिया में बिना सरकार के परमिशन के कोई एंट्री नहीं करेगा। ये आज भी है, जिसे हम इनर लाइन परमिट के नाम से जानते हैं, राइट, ताकि बाकी लोग अलग रहें इससे और वो इसका दोहन कर सके। अच्छा, ध्यान से समझने की बात है आपकी कि जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो वो आजादी किससे मिली थी? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जब हमें स्वतंत्रता मिली, तो उसमें देशी रियासतों के मामले में प्रावधान किया हुआ था। और ये जो मणिपुर है, ये आपके जब भारत आजाद हुआ था तो अंग्रेजों के ही जो देशी रियासतों के साथ संबंध थे, तो वैसे ही मणिपुर रियासत के साथ अंग्रेजों के संबंध थे। और उस समय महाराजा बोधि चंद्र सिंह यहां के शासक थे मणिपुर के। मणिपुर एक देशी रियासत थी। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो ये अधिनियम पारित हुआ था, उसमें देशी रियासतों पर उन्होंने अपनी यानी प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया। और क्या कहा देशी रियासतों से कि आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि भारत में विलय कर जाएं, दूसरा विकल्प है पाकिस्तान में विलय कर जाएं, तीसरा विकल्प है अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखें। इस प्रकार मणिपुर रियासत के पास भी ये 3 विकल्प थे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। इज इट क्लियर? अब बात यहां से आगे बढ़ती है। महाराजा बोधिचंद्र सेन ने अपनी स्टेट में चुनाव कराया कि भाई जनता का मत प्राप्त करते हैं कि भाई इन 3 विकल्प में से किधर जाना चाहिए। तो चुनाव वगैरह कराया उसने, और वहां पर ध्यान से आप समझिएगा कि आपके राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों को साथ लेकर के चलना शुरू किया, और यह फैसला हुआ कि हम अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखेंगे। लेकिन ध्यान से आप समझिएगा, भारत सरकार को उस समय यह मंजूर नहीं था, देशी रियासतों को मिलाना ही था, और उसके लिए एक विलय पत्र तैयार किया गया था, राइट। और उस विलय पत्र को यानी महाराजा बोधिचंद्र सिंह पर भी क्या बनाया गया? दबाव बनाया गया, और सरकार के दबाव को यह बर्दाश्त कर नहीं पाए। परिणाम यह हुआ कि 1949 में आपके महाराजा बोधिचंद्र सिंह ने उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिस पर अन्य देशी रियासतों ने हस्ताक्षर किए। अब देखिए, आपने मणिपुर के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, तो उसी समय आप उसे एक राज्य का दर्जा दे सकते थे। लेकिन यह भारत सरकार की गलती रही कि मणिपुर राज्य को राज्य का दर्जा देने के लिए लगभग 22 साल निकल गए, राइट नाउ। यानी कि उस समय मणिपुर को राज्य का दर्जा न दे करके असम में ही उसे विलय किया गया, और असम को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो असम का हिस्सा मान लिया गया, किसको? मणिपुर को। जो मणिपुर की जनता इसका विरोध कर रही थी। पहले बात तो मणिपुर इस बात के लिए ही तैयार नहीं था कि भाई हम भारत में विलय करेंगे, और चलो भारत में विलय कर भी लिया आपने, तो भाई आपने असम के साथ क्यों किया? आपको क्या है, उसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा देना चाहिए था। तो वहां जो है असंतोष और ज्यादा व्याप्त हो गया, और उनमें से कुछ समुदाय जिन्होंने संगठन बनाए, उन्होंने स्वतंत्र राज्य की, और कुछ अपना स्वतंत्र कंट्री के रूप में कि भाई हम तो स्वतंत्र राज्य रहेंगे। कुछ लोग राज्य के दर्जे की बात करने लगे। इस तरह की स्थिति नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेटों में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो मणिपुर में काफी संघर्ष हुआ, और संघर्ष होने के बाद आप देखते हैं कि भारत सरकार ने निर्णय लिया कि भाई मणिपुर को शांत करने के लिए चलिए इसे एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो 1872 में मणिपुर को असम से अलग करके उसे राज्य का दर्जा दे दिया। लेकिन इसके बावजूद भी मणिपुर शांत नहीं हुआ। यहां पर हिंसा और संघर्ष का बोलबाला रहा, और 1980 के दशक में आप देखते हैं कि भारत सरकार ने
ये मणिपुर क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया और यहां पर बल प्रयोग करना आरंभ कर दिया ताकि इसको नियंत्रित किया जा सके। तो ये आ गया आपका ऐतिहासिक कारक में कि मणिपुर जो आज जल रहा है, जो हिंसा का शिकार है, इसके पीछे मणिपुर को राज्य का दर्जा देने में हमने बहुत देर कर दी। ये बहुत पहले होना चाहिए था, राइट नाउ, जो कि बहुत बाद में जाकर के हुआ, तो ये देरी उचित नहीं थी। एक तो ये वजह हो गई। अब आइए दूसरी वजह क्या है, अगली वजह में आइए। अब जरा मणिपुर की जो सामाजिक व्यवस्था है जरा उसको देखिए। इसमें भी इस हिंसा के बीज आपको मिल जाएंगे, राइट। लंबे समय से जल रहा है मणिपुर, ऐसा नहीं है कि ये अभी तो ये इसका एक पहलू हमें दिखाई दिया है। तो मणिपुर की आबादी लगभग 29 लाख के आसपास है। इस 29 लाख की आबादी में लगभग 58% मैते समुदाय है। कौन है? मैते समुदाय। और इस मैते समुदाय में लगभग 90% हिंदू हैं और 10% आप मुस्लिम मान सकते हैं, मोटा मोटी। यानी अधिकांशतः इसमें हिंदू और इसमें मुस्लिम भी हैं। किसमें? मैते समुदाय में। और ये जो मैते समुदाय है ये आपका इम्फाल, यानी मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पास जो मैदानी क्षेत्र है, ये वहां पर निवास करते हैं, जो कि मणिपुर के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% आप मान करके चलिए। यानी मैते समुदाय जो कि वहां की कुल जनसंख्या का लगभग 58% है, जिसमें अधिकांशतः हिंदू हैं और उसमें कुछ मुस्लिम भी आते हैं। यह समुदाय इम्फाल घाटी में रहता है और उसका जो कुल मणिपुर का क्षेत्रफल है वो लगभग 10%। बाकी अब आप देखेंगे कि इस कुल आबादी में से 42% आबादी लगभग किसकी है? नागा और कुकी की है। ये नागा और कुकी क्या है? आपके ईसाई समुदाय के हैं। इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया है। अब ध्यान से आप समझिएगा, स्वतंत्र भारत में नागा और कुकी, इनको क्या दे दिया आपने? एसटी का दर्जा दे दिया। अब ये बात समझ के बाहर है कि भाई जब मैती समुदाय, ध्यान से आप समझना, मैती समुदाय जो भारत में विलय होने से पहले अंग्रेजों ने उन्हें एसटी का दर्जा दे रखा था, यानी उन्हें एसटी का दर्जा प्राप्त था वहां, राइट। आखिर स्वतंत्र भारत में उनसे एसटी का दर्जा क्यों छीन लिया गया, राइट। और नागा और कुकी को आपने ईसाई का यानी नागा और कुकी को एसटी का दर्जा दे दिया। अब सबसे बड़ी बात तो यही निकल करके आ रही है कि भाई एससी और एसटी की बात तो हिंदू समुदाय में की जाती है। ईसाई समुदाय की अगर हम बात करें तो यहां तो सभी बराबर होते हैं, राइट। क्या छोटा क्या बड़ा, भाई एक ही थाली में खाइए, राइट ना, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ईसाई और मुस्लिम समुदाय ऐसे समुदाय हैं जिनमें इस तरह का वर्गीकरण नहीं है, जिस तरह का वर्गीकरण आपको हिंदू समुदाय में देखने के लिए मिलता है। तो भाई एसटी की बात करना तो हिंदू समुदाय की बात आती है, लेकिन यहां एसटी यानी ईसाई समुदाय के लिए एसटी की बात हो गई। अब वो क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे, अभी यहां उचित नहीं है। तो इनको ईसाई होने के बावजूद भी इन्हें एसटी का दर्जा दे दिया गया, और जिन्हें एसटी का दर्जा प्राप्त था पहले से, उनको एसटी का दर्जा क्या कर दिया? खत्म कर दिया। लेकिन लेकिन ध्यान से आप समझिएगा, इस मैते समुदाय के पास एससी और ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। यानी इसके मैते समुदाय में यानी एससी भी है और ओबीसी भी है, यानी एससी और ओबीसी का आरक्षण इन्हें प्राप्त है, लेकिन एसटी का दर्जा प्राप्त नहीं है। और इस प्रकार एसटी के लिए जो सुविधाएं हैं, जो आरक्षण हैं, वो ये समुदाय उससे क्या है? वंचित है। अब जरा आइए, आपको ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, ये जो नागा और कुकी हैं, ये किस एरिया में रहते हैं? ये पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। और ध्यान से आप समझिए, ये कितने हैं आपके? जो कि 90% लैंड है आपकी, यानी टोटल मणिपुर की 90% जो भूभाग है वो आपका पहाड़ी क्षेत्र है, और 10% भूभाग क्या है? आपके मैदानी क्षेत्र है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जरा यहां पर विवाद का बीज क्या है, जरा उसको समझिए। नागा और कुकी का यह कहना है
कि भाई ये जो मैती समुदाय है ये मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और मैदानी क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, संसाधन समृद्ध है, राइट। प्लस इन्हें एससी का दर्जा प्राप्त है, इन्हें ओबीसी का आरक्षण प्राप्त है। अभी जो आपने आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन की बात की है तो वो भी इनको अधिकार प्राप्त है। तो भाई मैती समुदाय को सब कुछ थोड़ी नहीं मिल जाएगा, आप इन्हें एसटी का दर्जा क्यों देंगे या ये एसटी का दर्जा का मांग क्यों कर रहे हैं? भाई अगर इन्हें एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो एक तो पहले से ही ये बहुसंख्यक हैं, ऊपर से मैदानी क्षेत्रों में इनका कब्जा है, ये शैक्षणिक तौर पर उन्नत हैं, सामाजिक शैक्षणिक तौर पर, और जब इन्हें एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि ये पहाड़ी क्षेत्र में आकर के भी क्या करेंगे? भूमि संपत्ति खरीद सकते हैं। प्लस इन्हें एसटी का आरक्षण मिलने की, एसटी का जब दर्जा मिल जाएगा तो इन्हें लोकसभा में भी आरक्षण मिलेगा, इन्हें विधानसभा में भी आरक्षण मिलेगा एसटी की वजह से। तो फिर भाई हमारा क्या होगा? यानी अगर इनको एसटी का दर्जा दे दिया तो फिर हमारे लिए संसाधन है, एक तो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र पर वैसे भी संसाधन कम है। भाई हम तो मैदानी क्षेत्र में तो है नहीं, मैदानी क्षेत्र में तो ये हैं। लेकिन अब ध्यान से आप समझिएगा, मैती समुदाय का पक्ष क्या है? मैती समुदाय का पक्ष, अब इनका पक्ष तो ये हो गया, और मैती समुदाय का पक्ष क्या है जरा अब इसको समझ लीजिए। मैती समुदाय का ये कहना है कि भाई हम तो 10% भूमि पर रहते हैं, लेकिन ये भी तो देखना है कि जब ये कह रहे हैं 10%, तो ये इनका क्या कहना है कि भाई 10% तो बहुत फर्टाइल लैंड है भाई, राइट। तो ये कम है क्या, राइट। और ये 90% पहाड़ी क्षेत्र है, ये उतना संसाधन समृद्ध कहां है जितना कि आपका मैदानी क्षेत्र है, ठीक। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात क्या है? इनका कहना है कि भाई ये लोग मैदानी क्षेत्र में आकर के भूमि संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान से आप समझिए, ये जो मैती समुदाय है इनका कहना है कि हम पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि और संपत्ति नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि इनर लाइन परमिट का प्रोविजन है, यहां पर ये कानून लागू है पहले से ही। तो वो तभी हो सकता है जब एसटी का दर्जा प्राप्त हो जाए। तो ये नागा और कुकी का पक्ष है और ये मैती का पक्ष है। मैं आपको यहां पर विवरण दे रहा हूं, फैसला आप अपनी ओर से कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि वास्तविकता क्या होनी चाहिए। यानी दोनों पक्षों को लेकर के जो हमने बात आपके सामने रखी है, इसमें से आप अपने हिसाब से निर्णय लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस विवाद को लेकर के कि मैती समुदाय भारत में विलय से पूर्व एसटी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन स्वतंत्र भारत में इन्हें एसटी का दर्जा नहीं दिया गया। इस समुदाय ने एसटी का दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन इनके इस संघर्ष को नागा और कुकी ने विरोध किया। विरोध क्यों किया यह मैंने अभी आपको बताया। मणिपुर में 90% भाग पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक तौर पर देखें तो, जहां नागा और कुकी रहते हैं, जबकि 10% मैदानी क्षेत्र है जहां पर आपके मैती समुदाय रहते हैं, और ये आपका इम्फाल घाटी है। क्या है? और मणिपुर की जो भौगोलिक संरचना है वो फुटबॉल के स्टेडियम की तरह आप मान सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र हो गया और उसके चारों तरफ क्या है? आपकी पहाड़ियां हैं। आइए, मैती समुदाय को एससी और ओबीसी का आरक्षण है, लेकिन एसटी का नहीं है। तो एसटी नहीं होने की वजह से ये पहाड़ी क्षेत्र में भूमि संपत्ति इत्यादि नहीं खरीद सकते, जबकि नागा और कुकी मैदानी क्षेत्र में भूमि संपत्ति इत्यादि खरीद सकते हैं। अच्छा, ये एसटी की मांग क्यों कर रहे हैं और ये एसटी की मांग से क्या लाभ होगा? तो ध्यान से आप समझिएगा, संविधान के अनुच्छेद 342 में एसटी के लिए प्रावधान किए गए हैं, यानी किसी समुदाय को एसटी का दर्जा कैसे दिया जाएगा, राइट, उसका प्रावधान है। तो इसमें वहां का राज्यपाल एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अच्छा, फिर उसके बाद इसे किससे पारित कराना होगा? संसद से पारित कराना होगा, और जब संसद से पारित हो जाएगा तो उस समुदाय को क्या हो जाएगा? आपका एसटी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। इसकी एक विशिष्ट प्रक्रिया है, मैंने मोटा मोटी आपको यहां बताई है कि 342 में यह प्रोविजन दिया हुआ है। अच्छा, एसटी का दर्जा देने के लिए क्या बातें हैं आपकी? एसटी का दर्जा देने के लिए सबसे बड़ी बात यह निकल करके आती है कि भाई इनका जो शैक्षणिक पिछड़ापन होना चाहिए, राइट नाउ। दूसरी बात यह है कि संकोची स्वभाव होना चाहिए इनका, प्लस ये समाज से अलग थलग रहते हों,
राइट नाउ समाज से दूर रहते हों। अच्छा, मैती समुदाय के बारे में जो एसटी का दर्जा छीनने की वजह जो थी वो मुख्यतः यही थी कि भाई आप अलग थलग कहां रह रहे हैं, राइट नाउ आप तो मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं और एक सघन जो बस्ती है उसके तहत रह रहे हैं, जबकि एसटी के लिए तो भाई अलग थलग रहना का एक लक्षण देखा गया है। तो इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं एसटी का दर्जा देने के लिए। तो अब एसटी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा तो उससे क्या लाभ होगा? तो उससे लाभ यह होगा कि अनुच्छेद 330 के तहत एसटी को लोकसभा में आरक्षण मिलता है। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में आपको आरक्षण मिल जाएगा। सरकारी नौकरियों में एसटी के लिए आरक्षण है, प्लस शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है। अच्छा, एसटी होने की वजह से सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, राइट नाउ सामाजिक न्याय और लोक कल्याण की, तो उन योजनाओं में आपको हिस्सेदारी मिल जाएगी एसटी का दर्जा प्राप्त होने से। तो इसलिए एसटी का दर्जा प्राप्त करने की कोशिश कर रही है कौन? मैते समुदाय। और वो तर्क ये दे रहा है कि भाई हम तो पहले से ही एसटी थे, हमको स्वतंत्र भारत में एसटी का दर्जा क्यों छीन लिया गया, राइट। और इसी बात को लेकर के वो निरंतर संघर्ष करते चले आ रहे हैं और नागा कुकी इसका विरोध कर रहे हैं, राइट। तो इसी मैती समुदाय ने मणिपुर हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की कि भाई जब हमें पहले से ही एसटी का दर्जा प्राप्त था तो भाई हमसे ये दर्जा क्यों छीना गया, हमें एसटी का दर्जा दिया जाए। और मणिपुर हाई कोर्ट ने 3 मई 2023 को अपना ऑब्जर्वेशन दिया और सरकार से यह कहा कि भाई आप इन्हें एसटी का दर्जा देने पर विचार करें, और वो भी 4 सप्ताह के अंदर। बस ये ऑब्जर्वेशन आया, नागा और कुकी ने कहा कि भाई हमारे तो संसाधन पर कब्जा हो जाएगा, पहले से ही ये राजनीतिक तौर पर मजबूत हैं। अब जरा राजनीतिक स्थिति को भी जरा देख लीजिए। नागा कुकी तो भाई इसका विरोध करेंगे ही करेंगे, क्यों? क्योंकि संसाधन, नौकरी इत्यादि पर मैते का क्या हो जाएगा, दबदबा हो जाएगा, यानी अब ये वहां पर भी सब कुछ हासिल करेंगे। तो अब अगर राजनीतिक स्तर पर अगर आप देखें तो मणिपुर विधानसभा में टोटल 60 सीटें हैं, जिनमें से 40 सीटें मैते समुदाय की हैं और 20 सीटें नागा और कुकी की हैं। तो नागा और कुकी यही कह रहे हैं कि भाई एक तो हम वैसे ही यानी संख्या बल में कम है, ऊपर से अगर इन्हें एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा तो ये हमारे वाले एरिया में आकर के क्या करेंगे, भूमि संपत्ति वगैरह इन सब पर कब्जा कर लेंगे और इन्हीं का पूरी तरह से दबदबा हो जाएगा। तो हाई कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन के विरुद्ध इन्होंने क्या किया, विरोध, उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रतिक्रिया भी होती है जब दोनों तरफ से ही होता है ये, और उसी में एक बीभत्स घटना घटित होती है आपकी उसकी, और वो अत्यंत निंदनीय है। चाहे वो मैती समुदाय हो या वो कुकी समुदाय हो, कोई भी समुदाय हो, अगर इस तरह का कृत्य करता है तो ये एक अक्षम्य अपराध है और ये घोर अपराध है। इसको किसी भी रूप में इसका उन्मूलन होना आवश्यक है, राइट, और उसके लिए कठोर कार्रवाई आवश्यक है। अब ये हैं समस्याएं, अब उसको लेकर के अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात नहीं करेंगे यहां, क्योंकि आपका ये मंच सिविल सर्विसेज का मंच है। तो इस पर जो टॉपिक आपसे पूछा जाएगा विषय वस्तु को लेकर के कि भाई एसटी का दर्जा देने से क्या लाभ होगा, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है तो उन प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे। मेंस में अगर कोई प्रश्न बनता है तो उस मेंस के प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे। इंटरनल सिक्योरिटी का ये टॉपिक है, उससे रिलेटेड इस विषय पर बात होती है। तो ये था अभी जो समसामयिक जो इश्यू था उसको लेकर के ये हमारा विवेचन और विश्लेषण। अच्छा, अब इसका समाधान क्या होगा? समाधान ये है कि भाई वहां पर आप आधारभूत संरचना का विकास करें। सबसे जरूरी बात तो ये है, यानी विकास पहुंचना चाहिए, जहां विकास नहीं होता है वहां अलगाववाद होता है। दूसरी बात यह है कि वहां पर आप गुड गवर्नेंस दीजिए, और गुड गवर्नेंस क्या है इस पर हम लोग विस्तार से गवर्नेंस वाले टॉपिक में चर्चा करते हैं। 8 बिंदुओं पर बात होती है इस पर। अगर वो गुड गवर्नेंस वहां पर देंगे तो वो इसका क्या होगा, स्थायी समाधान होगा। अभी तो वहां पर कानून व्यवस्था नियंत्रण करना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ही प्रमुख जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी अब वो निर्वहन कर रहे हैं अब, लेकिन उसमें काफी देरी हो गई। यानी 2 महीने से अधिक का समय गुजर जाना ये तो बहुत ही गलत है, और ना तो केंद्र सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से बच सकती है और ना ही राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है। तो ये था मणिपुर हिंसा को लेकर के हमारा विवेचन और विश्लेषण। ये विवेचन विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप अपनी राय प्रस्तुत करें कमेंट बॉक्स में, और फिर हाजिर होंगे इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के।
और ये इंटरनल सिक्योरिटी का एक हिस्सा है। इंटरनल सिक्योरिटी वाली क्लासेस में मणिपुर पर फिर चर्चा होगी एक नए डायमेंशंस के साथ। ये जो डायमेंशंस है ये करंट इशू को ध्यान में रखते हुए हमने आपको डिलीवर किया है, लेकिन केवल यही इसकी वजह नहीं है, इसके बहुत सारे कारक हैं। उन कारकों पर इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। राइट, तो विदा लेते हैं आपसे। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी तैयारी को एक नया निखार देते जाएं और यथाशीघ्र एक अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन हो। इसी के साथ आज विदा लेते हैं। जय हिंद।